बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो औरत मेरे सामने बैठी अपने हाथ की पुश से आंखों में आए आंसू साफ कर रही थी। रो रो कर उसकी हिचकी बन चुकी थी। मैंने पानी का गिलास उठाया और उसके आगे रखा। 2 घूंट पानी पीने के बाद उसने मेरी तरफ इल्तिजाई अंदाज में देखा और हाथ बांधते हुए कहने लगी, कुछ कीजिए साहब, ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। मेरा नाम जुल्फ़कार है। मैं पेशे के एतबार से एसएचओ हूँ। वैसे तो अपनी ज़िंदगी में मैंने हज़ारों तरह के केस सुलझाए हैं, हज़ारों तरह के मामलात हल किए हैं, मगर ये जो वाक़या मैं आप सब बहन भाइयों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये चंद दिन कबल ही पेश आया। उस दिन सुबह 10 बजे जब मैं अपने ऑफिस ड्यूटी के लिए पहुँचा तो एक औरत पहले से वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठी हुई थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, थानेदार ने मुझे सलाम किया और ज़रूरी कामों की तफसील पेश करने लगा। मैंने उससे हाथ के इशारे से पूछा कि बाहर औरत कौन बैठी है। वो कहने लगा, सर जी ये एफआईआर दर्ज करवाने आई है, इसके घर में चोरी हो चुकी है। तो मैंने कहा, फिर ये बैठी क्यों है, क्या इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई अब तक? वो कहने लगा, सर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है मगर वो औरत अब भी बैठी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कहा, ऐसा क्यों है? कहने लगा, सर जी वो कह रही है कि एसएचओ साहब से मिलना है। पहले तो मैंने टालना चाहा क्योंकि ये रवैया मुझे रोज़ाना देखने को मिलता है। हर आने वाले की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े अफसर के साथ खुद मिले और बातचीत करे, जबकि सच कहूँ तो इतना वक्त ही नहीं होता और एफआईआर बाहर दर्ज हो सकती है। फिर भी ज़्यादातर लोग आते ही मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं। खैर उस वक्त तो मैंने तवज्जो नहीं दी। थानेदार ने मेरे सामने चाय का कप ला कर रखा और मैं अपने ज़रूरी काम निपटाने लगा। काम ख़त्म करते करते मुझे ज़ोहर का वक्त हो चुका था। मैं अपनी सीट से उठा और शर्ट के बाजू टांगते हुए वुज़ू करने के लिए वॉशरूम का रुख किया। खिड़की से बाहर नज़र पड़ी तो वो औरत अभी भी बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। मुझे हैरत हुई और थोड़ा अफसोस भी कि मुझे उससे मिल लेना चाहिए था। वो अभी तक इंतज़ार कर रही है। मैंने फ़ौरन थानेदार से कहा कि उस औरत को अंदर भेजो, मैं पहले उसकी बात सुनता हूँ, फिर नमाज अदा कर लेता हूँ। ये कहते हुए मैं वापस कुर्सी पर जा बैठा। कुछ देर बाद वो औरत अंदर आई और आंसू पूंछते हुए मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने कहा, बैठिए। वो मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी फरमाइए, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? उस औरत ने बात शुरू की और कहने लगी, साहब जी, कल रात हमारे घर में चोरी हो गई। इतना कहकर वो फिर से ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने अपनी मेज़ पर पड़े जग से गिलास में पानी डाला और उसकी तरफ बढ़ाया। उसे कहा, देखिए आप पानी पीजिए और तसल्ली रखिए। तसल्ली से मुझे सारी बात बताइए कि क्या हुआ है। उसने पानी के गिलास से 2 घूंट पानी के भरे और कहने लगी, साहब जी, कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी चोर वो सब ले गए। मैंने एक कॉपी पेंसिल निकाली और तफसील साथ साथ नोट करने लगा। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए चोर घर में कितने बजे दाखिल हुए? और वो कहने लगी, इस बारे में मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए कि वो घर से निकले कितने बजे? कहने लगे, ये भी नहीं मालूम। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। फिर मैंने अगला सवाल किया, ये बताइए कि घर से क्या कुछ चोरी हुआ? तो वो कहने लगी कि 20 लाख रुपए थे, वो सारे गायब हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट कर ली। इसके बाद मैंने अगला सवाल किया, रकम के अलावा और क्या कुछ गायब है? वो कहने लगी, बस रकम ही गायब है, रकम के अलावा और कुछ भी गायब नहीं है। ये बात सुनकर मुझे मज़ीद हैरत हुई। मैंने कहा, क्या आपको किसी पर शक है? वो कहने लगी, नहीं साहब जी, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं और रिश्तेदार भी हमारा आसपास कोई नहीं रहता। सब बहुत दूर दूर रहते हैं और किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं बेवा औरत हूँ। मैंने कहा, देखिए बीबी, आपके घर में चोरी हुई, चोर किस वक्त दाखिल हुए ये भी नहीं मालूम, चोर किस वक्त घर से निकले ये भी नहीं मालूम, और रकम के अलावा चोर और कुछ लेकर भी नहीं गए। ये सारी कहानी सुनकर मुझे तो यूँ मालूम हो रहा है कि चोर कोई भेदी शख्स था जो पहले से ये जानता था कि आपके घर पर इतनी रकम मौजूद है। मेरी बात सुनकर वो औरत भी सोच में पड़ गई और कहने लगी, शायद आपकी बात दुरुस्त हो, मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने कहा, ये बताइए कि घर में कोई कैमरे लगे हुए हैं? वो कहने लगी, नहीं साहब जी, हमारा घराना मतवसत सा है, कैमरे वगैरह का क्या काम, वो तो अमीरों के घरों में होते हैं। मैंने कहा, गली में बाहर, घर के बाहर कोई कैमरा लगा हुआ है? वो कहने लगी, नहीं, घर के बाहर भी कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। मैंने कहा, आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बाकी तमाम ज़रूरी मालूमात मैंने लिख ली हैं। आप मुझे अपना नंबर दीजिए, हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। जैसे ही किसी बात का पता चला मैं आपको बता दूंगा। अब आप जा सकती हैं। जैसे ही मैंने इतना कहा वो औरत फिर से फूट फूट कर रोने लगी
और मेरे सामने हाथ बांधते हुए कहने लगी, साहब जी आप कुछ कीजिए, ये मेरी सारी उम्र की जमा पूंजी थी। मैं बेवा औरत हूँ, 2 ही बच्चे हैं मेरे और जवान बेटी जिसकी शादी के लिए मैंने ये पाई पाई जमा की थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मैंने सोचा कि अब इस केस को मैं खुद ही देखूंगा। मैंने कहा, आप अपने घर का एड्रेस दिखा दीजिए, मैं शाम के वक्त आपके घर आऊँगा। मुझे एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखवाने के बाद वो औरत कुछ हद तक मुत्तमिन हो गई और वापस चली गई। उस दिन बाकी सारे ज़रूरी काम निपटाने के बाद शाम के वक्त मैंने अपने 2 साथियों को साथ लिया और उस औरत के घर पहुंच गया। गली से ही हमने जायज़ा लेना शुरू कर दिया। पूरी गली में कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ था और ना ही उनके घर के बाहर कोई कैमरा मौजूद था। हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए और जाए वक़ुआ का अच्छे से जायज़ा लिया। कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं थी, सिर्फ उस अलमारी का वो लॉक ही तोड़ा गया था जिसमें रकम मौजूद थी। पहले तो मुझे शक था, मगर जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस तरह के केसेस से और लोगों से सारा दिन हमारा वास्ता पड़ता है, इसलिए मैं देखते ही समझ चुका था कि ये चोर कोई भी ऐसा शख्स है जो ये जानता था कि रकम कहाँ पड़ी है, क्योंकि उसने रकम के अलावा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। या फिर ये भी हो सकता है कि चोरी घर के ही किसी फर्द ने की हो। सुनने में आपको अजीब लगेगा, मगर इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। यह औरत बेवा थी और टीचिंग करती थी। बकौल इसके उसने निहायत किफ़ायत शुआरी से अपनी ज़िंदगी गुजारी और एक एक पैसा जमा करते हुए ये रकम जमा की थी अपनी बेटी की शादी के लिए। और अब जबकि उसकी बेटी जवान है और शादी के काबिल है, तो वो सारी उम्र की जमा पूंजी गायब हो चुकी है। इस औरत के अलावा उसके घर में उसके 2 बच्चे थे। बेटा 21 साल का था और बेटी 23 साल की। मैंने दोनों बच्चों से भी बारी बारी उनके बयान लिए। लड़की का भी वही बयान था जो उसकी वालिदा का था। ना तो उसने चोर को आते हुए देखा, ना उसने चोर को जाते हुए देखा। उसके बाद मैंने लड़के का बयान लिया। लड़के का बयान लेने के बाद मेरा ये शक यकीन में बदल चुका था कि इस घर में चोरी हुई नहीं है, बल्कि चोरी की गई है। चोरी करने वाला घर का ही कोई फर्द है। लिहाजा मैंने घर के तीनों अफराद से अलहदा अलहदा बात करने का फैसला किया। माँ और बेटी के बयान आपस में मिल रहे थे और वही हुआ जिसका मुझे शक था। बेटे का बयान माँ और बहन से बिल्कुल अलग था। उसने चोर को देखा था। उसका कहना था कि वो 2 लोग थे और उन्होंने चेहरे साफे से ढांपे हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, दरमियानी उम्र के लग रहे थे, उनके हाथ में हथियार भी थे। लड़के ने उन्हें कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था और जब उनकी लड़के पर नज़र पड़ी तो उन्होंने हथियार से लड़के को डराते हुए खामोश रहने का इशारा किया, इसलिए वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठा रहा। जब वो घर से बाहर निकल गए तो लड़के ने अपनी जगह से उठकर माँ को जाकर इस तमाम वारदात के बारे में बताया। खैर, हम तमाम जगह का अच्छे से जायज़ा ले चुके थे, घर वालों के बयानात लिए और वहाँ से चले आए। मैंने अपने आदमियों से कहा कि इस लड़के पर नज़र रखो। इसके बाद मैंने उस औरत से फ़ोन पर बात करते हुए ये कहा कि जब आपका बेटा घर पर ना हो तब मुझे बताइएगा। जैसे ही वो घर से निकल जाए आपने मुझे आगाह करना है। और हमने खुद भी उस लड़के पर नज़र रखी हुई थी। जैसे ही उस औरत की कॉल मुझे मौसूल हुई, उसने मुझे बताया कि साहब जी, मेरा बेटा घर से बाहर जा चुका है। मैंने फ़ौरन अपने 2 आदमियों को साथ लिया और उनके घर पहुंच गया। हमने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। ये सारी कार्रवाई देखकर वो औरत बहुत घबरा गई। कहने लगी, साहब जी ये तो बताएं हुआ क्या है? हमारे घर तो चोरी हुई है और आप हमारे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। मैंने कहा, बीबी तुम बस सब्र करो और खामोशी से देखती रहो और दुआ करो कि जो मुझे शक है वैसा ना हो। कहने लगी, साहब जी आपको क्या शक है? मैंने कहा, अभी तुम खामोश रहो, मैं तुम्हें कुछ देर तक बताता हूँ। खैर, वो औरत किचन में चली गई। हम तीनों के लिए चाय बनाने और हमने घर की तलाशी जारी रखी। वही हुआ जिसका मुझे शक था। तमाम घर की तलाशी लेने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद मैं घर के सहन में आ चुका था। सिर्फ यही जगह बाकी रह गई थी जिसकी तलाशी नहीं ली गई थी। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने साथी से कहा कि मोटरसाइकिल की तलाशी लो। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा और मोटरसाइकिल की तलाशी शुरू की। और फिर क्या था, कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की साइड की वो जगह खोली गई जहां अमूमन औजार वगैरह रखे जाते हैं। रकम उसी जगह पर रखी गई थी। मैंने उस औरत को आवाज़ दी और कहा, लीजिए बीबी, आपकी रकम मिल गई है। वो किचन से बाहर निकली और आंखें फाड़े हैरत से ये मंजर देखने लगी। उस बेचारी को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि चोरी होने वाली रकम उसके अपने ही घर से मिल गई है। वो कहने लगी, ये क्या है साहब जी? मैंने कहा, बीबी मुझे पहले दिन से ही शक था कि तुम्हारे घर में चोरी करने वाला कोई घर का फर्द ही है। ये चोरी यकीनन तुम्हारे बेटे ने की है। अब ये चोरी उसने क्यों की है, ये बात या तो तुम जानती हो या तुम्हारा बेटा जानता है।
लेकिन मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। अपनी रकम गिन कर बताओ कि क्या ये रकम पूरी है? उस औरत ने रकम उठाई और देखकर कहने लगी, जी साहब जी, ये बिल्कुल पूरी रकम है। ये मामला हल हो चुका था। मैं अपने साथियों के साथ वापस अपने दफ्तर आ गया। दूसरी तरफ मैंने वो आदमी जो उस औरत के बेटे के पीछे निगरानी के लिए लगा रखे थे, उन्होंने भी मुझे 2 दिन बाद रिपोर्ट दे दी थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़के को जुआ खेलने की आदत थी। काफ़ी सालों से वो जुआ खेल रहा था और अपनी माँ से चोरी छुपे ये काम जारी रखे हुए था। पहले शायद वो थोड़ी बहुत रकम जुए में लगाता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले उसने जुए में एक बड़ी रकम लगाई और वो हार गया। वो रकम उसके सर पर आ गई। उससे रकम को चुकाने के लिए कुछ अरसे बाद उसने फिर से एक जुआ खेला, इस सोच के साथ कि अगर इस बार वो जीत गया तो ना सिर्फ पिछली रकम चुका देगा बल्कि उसके पास काफ़ी रकम बच भी जाएगी। मगर बदकिस्मती से इस बार भी वो जुआ हार चुका था। अब वो कर्जदार उसके पीछे पड़ चुके थे। वो बार बार अपने मतलूबा रकम का तकाजा लड़के से कर रहे थे और लड़के को शायद इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आया कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि वो अपने ही घर में चोरी कर ले। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैंने उस औरत को दोबारा कॉल की और उसे बताया कि बीबी, अगर तुम नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे बेटे को जुआ खेलने की बुरी आदत लगी हुई है। एक बार रकम हमने तुम्हारे हवाले कर दी है, अब आगे तुम खुद जिम्मेदार हो। देखो, आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि चोर तुम्हारे घर के अंदर ही मौजूद है। मेरी बात सुनने के बाद कुछ देर तक वो औरत खामोश रही, फिर कहने लगी, साहब जी, आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी कहिए। तो वो कहने लगी, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी ये रकम आप अपने पास रख सकते हैं। औरत का ये सवाल सुनकर मैं भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, क्योंकि आजकल के दौर में अक्सर हमदर्दी और नेकी भी गले पड़ जाती है। मैं ये सोचने लगा कि ये ना हो कि मैं इस औरत की रकम अपने पास रख लूं और उल्टा मुझ पर ही कोई इल्ज़ाम आ जाए। मैंने फ़ौरन उससे मशवरा दिया कि बीबी, ये रकम तुम अपना बैंक का अकाउंट खुलवा कर उसमें क्यों नहीं रख लेती? वो कहने लगी, साहब ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि मैं बैंक में अकाउंट खुलवा के उसमें रकम रख सकती हूँ, मगर क्या है ना कि एक ही बेटा है और वो भी ज़िद्दी है। मेरे पास रकम हुई या मेरे बैंक अकाउंट में हुई तो वो ज़बरदस्ती मुझसे ले जाएगा। वो मुझे ब्लैकमेल करता है, धमकियाँ देता है। इस तरह वो मुझसे रकम निकलवा लेगा। अगर मेरे पास रकम होगी नहीं तो फिर वो मुझसे कैसे रकम निकलवाएगा? कुछ सोचते हुए मैंने उस औरत को हाँ में जवाब दे दिया। मैंने कहा, ठीक है बीबी, तुम आज ही शाम के वक्त आ जाना अपनी रकम लेकर यहाँ मेरे दफ्तर में, और मैं उसे अमानतन अपने पास रख लूँगा। जब भी तुम्हें जैसे भी ज़रूरत हुई तुम मुझसे आकर अपनी रकम का तकाजा करना, मैं तुम्हारे हवाले कर दूँगा। वो कहने लगी, साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया और फिर उसी शाम वो अपनी बेटी के साथ मेरे दफ्तर पर मौजूद थी। रकम उस औरत से लेने से पहले मैंने अपने 2 साथियों को एहतियातन दफ्तर में बुला लिया ताकि वो भी इस बात के गवाह रहें कि इस औरत ने ये रकम मेरे पास अमानतन रखवाई है। उस औरत से वो रकम लेकर मैंने अपने बैंक अकाउंट में रख ली और वो औरत चली गई। इस बात को फिर तकरीबन 3 से 4 माह ही गुजरे थे जब एक दिन उस औरत का फ़ोन आया। बड़ी खुश थी। वो कहने लगी, साहब जी, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, अब मुझे कुछ रकम चाहिए। उस दिन के बाद से अक्सर वो औरत कभी कभार शाम के वक्त मेरे दफ्तर में अपनी बेटी के साथ आती और जितनी रकम की ज़रूरत हो वो ले जाती। वो आजकल अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है और ये सोचकर अक्सर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो औरत अपने ही बेटे से अपनी उम्र भर की जमा पूंजी बचा रही है। वो औरत जिसने इन बच्चों की खातिर बेवगी में सारी उम्र गुजार दी और एक मामूली से स्कूल में टीचिंग करते हुए नहायत किफ़ायत शुआरी के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम जमा की, और वो बेटा जिसे बाप के गुजरने के बाद माँ का सहारा बनना था, उसके शाना बशाना खड़े होकर उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाना था, उसकी जिम्मेदारियों को बांटना था और माँ के कंधों पर पड़ी इन जिम्मेदारियों के बोझ को कम करना था। इसी बेटे से एक मजबूर माँ रकम छुपाती फिर रही है। कैसा ज़माना आ गया है। अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।